उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है और सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में पर्यावरण एवं वन विभाग मंत्री अनिल शर्मा को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जाने का मौका दिया है। आपको बता दें कि अनिल शर्मा बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अगर बात करें अनिल शर्मा की, तो पहले भी वो कई विवादों में घिर चुके हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने फिर से उन पे भरोसा जताया। अनिल शर्मा का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र, सभी में भरपूर विकास किया है। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था भी की है और 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा से पूर्ण बहुमत से आएगी। जनता का भरपूर प्यार और भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा में। नमस्कार, मेरा नाम तुषार गर्ग, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। आज हम शिकारपुर विधानसभा में आए हैं और शिकारपुर विधानसभा से हमारे मंत्री जो अभी फ़िलहाल में मंत्री हैं पर्यावरण और वन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, आज वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बार दोबारा से जनता के बीच आने का मौका दिया है। हम उनसे बात करेंगे क्या क्या उनके विकास के मुद्दे हैं, क्या क्या वो वादे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत मंत्री जी आपका राजपथ टीवी पे। जी। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया नहीं है, तो शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा को लेकर क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे? आपके थोड़े प्रश्न को मैं सुधार दूं। शिक्षा का स्तर इस प्रदेश में बढ़िया नहीं हुआ करता था, उसमें बहुत ज़बरदस्त अपलिफ्टमेंट हुआ है, उसका उन्नयन हुआ है। सारे जो हमारे बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी जो हमारी शिक्षा है, स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए से इंग्लिश के मीडियम के स्कूल बना करके इसको बहुत ऊपर तक ले जाने का काम किया गया और 1.25 लाख टीचर्स की भर्ती निर्विवाद करके पूज्य महाराज जी ने सारे मेरिट्स पर सारे अध्यापकों का चयन करके जो काम किया है वो एक बड़ा लैंडमार्क है शिक्षा के क्षेत्र में। और बुलंदशहर का ही आप देख लीजिए, बुलंदशहर में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और ऐसे 13 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में निर्माणाधीन है। तो MBBS और MD की शिक्षा हमारे यहाँ PSC हुआ करती थी, NM सेंटर हुआ करते थे, डॉक्टर्स नहीं थे। डॉक्टर्स होते कैसे? किसी ने कोई मेडिकल कॉलेज इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, उसको कॉमर्शलाइज करने का काम किया। तो पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है। इसी के कारण से उत्तर प्रदेश की महान जनता आज 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये कहना था, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कोविड में जितने भी जनता है, आम जनता को अनाथ कर दिया था। ना तो भारतीय जनता पार्टी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर पाई, ना भारतीय जनता पार्टी बेडों की व्यवस्था कर पाई। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, क्योंकि अखिलेश यादव का एक ये भी सवाल था कि 80% जनता जो है वो सपा के साथ है और 20% जनता जो वो भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है। तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसा सही कहा अखिलेश जी ने? ये झूठ बोलने की दुकान है, लोग ये सारे झूठ बोलते हैं। एक ही बात क्या कही है, सारी एक सीरीज है, कुछ भी कहलवा लो झूठ बोल रहे हैं निरंतर मुंह से। पता नहीं इनका सॉफ्टवेयर कैसा है कि झूठ ही बोलते हैं, झूठ ही निकलता है इनके मुंह से। जहाँ तक कोविड का सवाल है, ये शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र है, आप शिकारपुर से शुरू हो जाओ, प्रत्येक मेरे यहाँ जितने PSC और जो एडिशनल PSC है, सब में आपको ऑक्सीजन प्लांट मिलेगा। पूरे बुलंदशहर में ऑक्सीजन प्लांट है, बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट है। अभी तीसरा फेज़ आया नहीं था कि पेडियाट्रिक वार्ड हम लोगों ने यहाँ खुलवाया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ। ये निरर्थक और झूठी बातें। मात्र 2-3 दिन जब पैनिक हुआ, जब ये एस्टिमेट नहीं कर पाए कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बाद तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और पूज्य महाराज जी ने इतना ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर काम किया कि बाहर से सारे उद्योगपतियों से सारे ऑक्सीजन उसको जो है मंगाया गया और हर जिले तक, हर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। अगर बात करी जाए रोज़गार की, तो रोज़गार को लेकर क्या नीति, क्योंकि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और रोज़गार की व्यवस्था आप किस तरीके से आम जनता के बीच करेंगे? रोज़गार भी बहुत बड़ा मुद्दा, ज़्यादा बड़ा मुद्दा हुआ करता था, इस बार इतना बड़ा नहीं है। और 5 साल पूज्य महाराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो आने वाले 5 साल में ये मुद्दा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ। यहाँ कोई उद्योगपति बेचारा फैक्ट्री तो छोड़िए, दुकान खोलने नहीं आता था। पहले तो गुंडे उसको एक्सटोर करते थे, फिर अधिकारी उसका दोहन शोषण करते थे।
रास्ते थे नहीं, हाईवे थे नहीं, एयरपोर्ट थे नहीं। तो अभी जेवर में एयरपोर्ट बना है और 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और फैक्ट्रीज उत्तर प्रदेश की धरती पर बन रही हैं। जो हमारा हमारा हाईवे बन रहा है, ये बुंदेलखंड हाईवे, इसके साथ साथ एक डिफेंस कॉरिडोर बन रही है जहाँ सारे आर्म्स एंड वेपनरीज यहाँ हमारे यहाँ निर्माण होगा। ये बड़ी बातें हैं। इन्हें कौन चलाएगा? इन्हें हमारे युवा ही तो चलाएंगे। युवा चलाएंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो हमारे साथ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, पर्यावरण और वन विभाग मंत्री हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विकास किया है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विकास के कार्य करे हैं और दोबारा अगर हमारी पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं हम इससे ज़्यादा विकास और करेंगे। अपने सहयोगी दीपक शर्मा के साथ तुषार गर्ग, राजपथ टीवी, बुलंदशहर। यदि ये कहा जाए कि जनपद चंदौली में विकास बेकाबू हो गया है तो ये बड़ी बात नहीं होगी। इसका एक नज़ारा शनिवार को जिला अस्पताल परिसर में देखने को मिला, जहां विकास के बड़े बड़े दावे की पोल एक छोटी माइनर ने खोल कर रख दी। किसानों की मांग पर गेहूं सिंचाई के लिए मुख्य गंगा नहर से सटे माइनर को छोड़ा गया, जिससे पूरा का पूरा जिला अस्पताल परिसर ही डूब गया, जिसके कारण अस्पताल कर्मियों के साथ साथ आम लोगों को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ अस्पताल को जाने वाले रास्ते भी जलमग्न हैं। ये समस्या आज की नहीं, काफी पुरानी है, लेकिन ना तो स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और ना ही जनप्रतिनिधियों की ओर से ही अस्पताल को सुविधाएं से लैस करने की दिशा में सार्थक पहल हुई। वहीं आम लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि और नेता विकास के नाम पर केवल कमिश्नर से अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। ठेकेदारों की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखकर परियोजनाओं और विकास का झूठा वादा किया जाता है। आमजन की मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस कारण आज पूरा का पूरा जिला अस्पताल परिसर पानी में डूबा हुआ है। तो ये है चंदौली के विकास की वास्तविक सच्चाई। समस्या आ रही है, उसको लेकर आगे किस तरह कार्रवाई की जा रही है? समस्या यही है, हमने इंक्वायर किया है तो पता चला है कि जो नहर का पानी है वो ओवरफ्लो करके कैंपस में आ गया है और सारा कैंपस एरिया जलमग्न हो गया है। हमने चेयरमैन साहब कामहल से बात किया है, श्री रविंदर जी चेयरमैन से, तो उन्होंने ये कहा है कि चूंकि NH2 के पास कोई कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो शायद गलत तरीके से हो गया है, जिसकी वजह से पानी का ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, इसलिए पूरा बैकफ्लो हो रहा है और सारा कैंपस में हो रहा है। उसके लिए वो प्रयासरत है और हाईवे के नजदीक JCB लगा है, अपना आदमी भी दिए हुए हैं। उनका ये कहना है कि लेबर हम देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन जो दीवार जो तोड़ना है, जो स्लैब ढलैया हुआ है, उसके लिए NH2 वाले रिस्पॉन्सिबल है। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत प्रभावित हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, घुटने पर पानी लग गई है। आने में दिक्कत हो रही है, फिर भी इस कंडीशन में हम लोग अपनी सारी सेवाएं कंप्लीट रखे हुए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इमरजेंसी से OPD से सारी जांच व्यवस्था सारी चल रही है। जिलाधिकारी से आपने संपर्क किया इस मामले को? नहीं, हमने नहीं किया था, खबर उनको जिला DM साहब को खबर हो गई है। हमने चेयरमैन साहब से बात किया है और भी जो मिस्त्री से उनसे बात किया है, सफाई व्यवस्था के लिए किया है। अपने यहाँ भी जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे कह के साफ सफाई कराए। पता चला है कि बगल में एक फल वाले हैं जो नारियल यूज होता है, वो एक जगह डंप हो गया है इसके उस तरफ, जिसकी वजह से भी काफी ब्लॉकेज हो गई। तो हम लोग अपने लोकल स्तर से देख रहे हैं, उनको बुला के समझाते हैं कि एक डस्टबिन रखें, जिससे कि आपका फल का जो डिस्पोजल है वो सही ढंग से हो। ठीक, थैंक यू। विधानसभा चुनाव चरम पर है और अब सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। इसी बीच अब डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के टिकट की भी घोषणा हो गई है। बीजेपी पार्टी ने सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद टिकट की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। समर्थक ढोल गाजे बाजे के साथ पटाखे फोड़कर खुशी मना रहे हैं। सिराथू विधानसभा क्षेत्र में समर्थक होर्डिंग लेकर सड़क पर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। यूपी के चंदौली से खबर सामने आई है, जहां महिला दरोगा के पति का जानलेवा कारनामा CCTV कैमरे में कैद हुआ। नशे में धुत दरोगा के पति ने आधे दर्जन लोगों पर कार चढ़ा दी और लोगों को रौंद दिया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई।
लोगों को आंशिक चोटें आई हैं और कई साइकिल मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद मौजूदा भीड़ ने महिला दरोगा के पति की धुनाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना शुक्रवार दोपहर की है। पुलिस मामले में कार्रवाई में जुटी है। बता दें कि महिला दरोगा चाकिया कोतवाली में तैनात है और ये पूरी घटना चाकिया कोतवाली के चाकिया कस्बा की है। थाना चकिया में नियुक्त महिला उप निरीक्षक के पति द्वारा कल वाहन चलाते समय दुर्घटना की बात पुलिस के संज्ञान में है। इसमें जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी ने संभल में चंदौसी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक गुलाब देवी को 8वीं बार टिकट देकर भरोसा जताया। बीजेपी से गुलाब देवी को चंदौसी विधानसभा सीट से टिकट का ऐलान होने के बाद गुलाब देवी के समर्थकों में भारी जोश है। बीजेपी से टिकट की घोषणा होने के बाद गुलाब देवी ने बयान देकर कहा कि पार्टी ने उन्हें टिकट देकर पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। इस दौरान बीजेपी की राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे खुदगर्ज लोगों के पार्टी छोड़कर जाने से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता आगामी चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा सबक सिखाएगी। नहीं, ये उनकी नीति है कि जो उनके मुख्य लोग हैं उनको वो पीछे करेंगे और नए लोगों के लिए वो आगे लाएंगे। ये उनकी नीति है। हमारे भारतीय जनता पार्टी जितने अपने सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उसका उदाहरण मैं बैठी हुई हूँ कि मुझे 8वीं बार टिकट दिया है पार्टी ने। मैं पार्टी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। वो पुराने कार्यकर्ताओं को हमारी पार्टी कभी नहीं छोड़ती है, उनके लिए आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करती है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू हो रही है, जिसके बाद कलेक्ट्रेट को नामांकन स्थल बनाया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट के सभी गेट नामांकन के दिनों में बंद रहेंगे। परिसर के चारों तरफ आवश्यक फोर्स लगाकर घेराबंदी की जाएगी। आने जाने के रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई जाएगी ताकि अनावश्यक लोग परिसर के अंदर ना घुस पाएं। निर्वाचन कंट्रोल रूम में निरीक्षण के दौरान डीएम ने कर्मियों को पूरे समय चुनाव टीमों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए। चुनाव के दृष्टिगत जो बैरिकेडिंग वगैरह होनी है, उसके संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक ने और हमारी पूरी टीम ने, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता आदि ने ये देखा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें कहाँ पर बैरिकेडिंग करनी है, क्योंकि आप लोगों को भली भांति जानकारी है कि जिस दिन नामांकन होता है उस दिन लोग बड़ी संख्या में उम्मीदवार, उनके साथी, उनके समर्थक लोग घुसने का प्रयास करते हैं, तो बड़ी अव्यवस्था होती है। तो यद्यपि 144 लगा हुआ, फिर भी हम लोग बैरिकेडिंग लगाकर, पुलिस ड्यूटी लगाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मानक हैं, उसी मानक के अनुसार लोग आवें और अपना नामांकन करें और हमारा निर्वाचन कार्य निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक संपन्न हो सके।